नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। बिहार दरोगा खाकी सीरीज 3.0 सीरीज में टोटल 20 टेस्ट था। इसमें 10 टेस्ट तक आपको एडिटोरिया जो 7500 प्लस जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो उसको और करेंट अफेयर्स करवाया गया था। ठीक है, और अब जो एक टेस्ट नंबर 11 से 20 तक जो चलेगा उसमें आपको पूरा फुल सिलेबस विथ करेंट अफेयर्स के साथ यानी कि फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें यह पहला टेस्ट है ना। यानी कि सीरियल से जो टोटल आपको 20 टेस्ट करवाने की बात थी तो उसमें 10 टेस्ट हो चुका है और टेस्ट नंबर 11 जो कि फुल लेंथ टेस्ट 1 के नाम से ये आया है। ठीक है, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट आप 10 होगा लास्ट वाला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, पूरे आपके एग्जाम के पेपर जैसा रहेगा। ठीक है, इसलिए सभी टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम का डेट आ चुका है आपका और ये कंफर्म हो गया कि 18 और 21 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो कल ही नोटिफिकेशन आ गया है तो एग्जाम होगा, तो काफ़ी कम समय है, आपको समझिए मात्र 25 दिन आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप भी अगर लापरवाही आप करते हैं तो फिर नौकरी कैसे होगी। ठीक है, इसलिए लापरवाही जरा सा भी एक पल भी नहीं करना है। आपका जो एक 25 दिन बचा हुआ है, एक एक पल का सदुपयोग कीजिए, तब आपको नौकरी होगी। लापरवाही अब करेंगे तो नौकरी नहीं होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बिना पढ़े नौकरी नहीं होता है, इसमें कि कोई मतलब मन में भ्रम रखना है कि आप पढ़ेंगे नहीं, लापरवाही करेंगे तो नौकरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ेंगे, जानकारी होगी तब नौकरी होगी, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगी नौकरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, कोई भी आपको कह सकता है मुँह पे, लेकिन कई लोग नहीं कहता है। ध्यान रखना, पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप लापरवाही करेंगे और कई लोग है कि उस समय बेचारा पढ़ रहा है पूरा, तो जो पढ़ रहा है उसी का होगा ना। इसलिए आप भी एक एक पल का सदुपयोग कीजिए, थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं कीजिए। अब ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आपको बोले ए मुकेश चलना है लड़की देखने, अब वहाँ आप चले गए कि आपको फिर पहले बोलिए क्या नहीं अभी एग्जाम है मेरा, नहीं जाएंगे। फिर बोला अरे चलो ना, चलो फिर आ जाएंगे शाम तक, तो फिर बोला नहीं नहीं अभी बिहार दरोगा एग्जाम है नहीं जाएंगे। फिर बोला अरे चलो यार, अरे वो इतना बोल रहा है तो चलते हैं। तो वो इतना बोल रहा है नहीं, वो 2 बार 3 बार नहीं, अगर 100 बार भी बोले तो नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए कहीं भी कोई भी दोस्त खेलने बोले, मार्केट बोले, कहीं भी नहीं जाना, एक एक पल का आपको सदुपयोग करना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, मस्तिष्क नसों शरीर के हर हिस्से को उस एक विचार से भर दो, है ना, और बाकी सभी विचारों को किनारे रखो, यही सफलता का रास्ता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर समझिए ना, आपका जो डायरी होता है ना उसमें लिख के रखना चाहिए सारी चीज़ें ये सब। एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, मस्तिष्क नसों शरीर के हर हिस्से को उस एक विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो, यही सफलता का रास्ता है। यानी कि एक एक पल का आप सदुपयोग करना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में हम आपको 7 टेस्ट करवा चुके हैं जो सीरियल से चल रहा है। ठीक है, और बच गया क्या 8 9 10, वो बच गया, बाकी 11 से आपको करवा रहे हैं, तो 8 9 10 वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, टोटल इसमें 20 टेस्ट है, सब करवा देंगे, जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है सभी आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डबल स्टार हो गया, खाकी सीरीज हो गया और KGS यानी खान सर का हो गया, वो सब आपको टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जितना है, और ज्ञान बिंदु का जो ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है सभी हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें डबल स्टार में लगभग आपको 14 या 15 हम करवा दिए। ठीक है, और जो KGS खान सर का है उसमें हम आपको 12 करवा दिए। ठीक है, यानी कि मात्र 8 और 7 इस तरह 6 इसमें बचा हुआ है। ठीक है, बाकी ये वाला है खाकी सीरीज, वो भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सभी टेस्ट आपको हम करवा देंगे। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिएगा 1 या 2 टेस्ट आपको डेली लगाना है। अब क्या करना है, अधिक से अधिक टेस्ट लगाना है, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिएगा, वही आपको क्या होगा, अधिक से अधिक चीज़ें रिवीजन होगा, और साथ में हम क्या आपको रिवीजन भी करवाते रहेंगे और नए नए प्रश्न भी आपको करंट अफेयर सहित हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको बस टेस्ट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और मैथ रीजनिंग थोड़ा आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको वो बनाना है। ठीक है, उसी पैटर्न पर सेम उसी जैसा आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सभी 100 प्रश्न इसमें देख लेते हैं जल्दी से। आपको थोड़ा सा हम लोग क्या है फास्ट चलेंगे ताकि अधिक से अधिक टेस्ट लगा पाएँ और अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको रिवीजन हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की सीमा रेखा भूमध्य है, मतलब भूबद्ध है, यानी कि लैंडलॉक है, और जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो भारत को ऐसे कितने राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, और क्या है, भूबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, यानी किसी भी समुद्री या तो नदी, मतलब कि समुद्री सीमा नहीं लगती है उसकी, ये कहना है इसका। ठीक है, तो इसमें भारत का कितना राज्य है, तो 5 राज्य है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो जो भी लोग टेस्ट दिए होंगे उसका जो भी लगाएं, सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो 5 राज्य है, तो वो 5 राज्य है कौन सा, है ना। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है
कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो 5 राज्य है कौन कौन सा, तो याद रखना है कौन कौन सा। एमपी है, याद रखना है इसलिए आसान है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस तरह नहीं बोलना। एमपी सीजी है ना, याद रहेगा। एमपी सीजी हरियाणा झारखंड तेलंगाना, एमपी सीजी हरियाणा और झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। तो ये 5 राज्य है, कौन कौन सा, एमपी सीजी हरियाणा झारखंड तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के ना कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे ये है ना कि लैंडलॉक जो स्टेट है भारत में कितना है, तो टोटल 5 है, कौन कौन सा है ये बताएं, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स है ना, IST, जो भारतीय मानक समय है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्य से होकर गुजरती है। तो कई बार पूछेगा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, फिर पूछ देता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है या तो नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न है आपको हम सब एक बार लिखवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और रिविजन हो और कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ एक बार याद किए, फिर आपसे ये तो पढ़ लिया, कल आपसे पूछ दे एग्जाम में क्या भारत का जो मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, अब तो दिमाग में यही घूमेगा, वो तो याद किए नहीं, तो फिर कैसे होगा काम। इसलिए सभी यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए, इस टाइप के जितने भी है आपको हम सब लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। या तो पूछा जाता है ना कि किस राज्य में विधान परिषद है ना, किस में नहीं है, तो ये चारों पांचों आप सब लिख लीजिए, ठीक है। पहले लिखिए कौन सा, यही वाला लिख लीजिए, ठीक है। एमपी आप लिखिएगा क्या कि कितने राज्य जो है वो भूबद्ध है, ठीक है, लैंडलॉक है, जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो वो है 5 राज्य, ठीक है। इसको लिख लीजिए एमपी सीजी और हरियाणा झारखंड तेलंगाना, हरियाणा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हरियाणा झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। ये 5 राज्य आप लिख लिए, नोट करते जाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सब एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आसान होता है। आप 6 महीने की चीज़ें ना 1 महीना में आसानी से पढ़ सकते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से बस पढ़ना होता है। अब क्या एक पढ़ें या फिर क्या दूसरा भूल गए फिर उसको रिविजन किया, वैसे नहीं, इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह लिखिए। आप भी ना जहाँ भी आप पढ़ते हैं कॉपी एक खुद का बनाइए, मतलब एक होता है ना कि किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो उसका आप बना रहे हैं, नहीं, एक खुद का बनाइए, खुद का आप कॉपी रखिए, खुद का वो अपने स्टाइल से अपने एक कोई भी चीज़ें हो तो उसका जैसे कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो या तो एक जैसा हो तो उसको एक जगह आप अपने सिस्टम से लिखिए, मतलब खुद का एक नोट्स तैयार कीजिए। ये होता है ना सब क्या करते हैं, उस सर का नोट्स तैयार किए, उस सर का तैयार किए, उस सर का नहीं, एक खुद का तैयार करिए आप, तब मजा आएगा। तो ये क्या 5 राज्य जो है भूमध्य और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो वो 5 राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। अब आप लिखिए क्या कि जिस राज्य से होकर भारत का मानक समय गुजरती है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 5 राज्य कौन कौन सा है वो भी एक जगह लिखिए आप क्या, तो वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कौन कौन सा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है ना, इसमें भी 5 हो गया, ठीक है। तो इसको याद करना कैसे, बहुत आसान है, इसको याद ऐसे करिएगा, एमपी यूपी सीजी, एमपी यूपी सीजी, एमपी यूपी सीजी, ये 5 राज्य, मतलब ये एमपी यूपी सीजी और उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, एक जैसा है लास्ट में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन कौन सा 5 राज्य है, तो एमपी यूपी सीजी, एमपी यूपी सीजी, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, एमपी यूपी सीजी, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, एमपी यूपी सीजी, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, है ना। इसी वीडियो में सारी चीजें याद भी करते जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है ना, कि बार बार देखें यार याद करें, नहीं, इसमें आपको हम याद करवा देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन क्या होगा, जो चीजें कई टाइम मतलब 5-6 घंटा का टाइम का वो आपको हम 1-1.5 घंटा में आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो एमपी यूपी सीजी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, एमपी यूपी सीजी उड़ीसा आंध्र प्रदेश है ना, तो ये 5 राज्य का ये भारत का मानक समय गुजरता है, ठीक है। ये 2 आप लिख लिए। अब लिखिए क्या कर्क रेखा कितने राज्यों से, ये तो आपको याद होगा बचपन से, है ना, मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो इसको लिख लीजिएगा, कर्क रेखा कितने राज्य से, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है, कौन कौन सा है, तो मित्र पर गमछा झार, ये आपने बचपन में याद किया होगा, है ना। मित्र से नहीं, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पर से हो गया पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, है ना, तो ये 8 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन सा है, मित्र से मिजोरम त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा यानी कि गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झार से यानी झारखंड, ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 3 पॉइंट्स हो गया। अब एक पॉइंट लिखिएगा किस राज्य में
जो कि विधान परिषद है ना, तो विधान परिषद किस राज्य में है ये आपसे पूछा जाता है। तो भारत के अभी कितने 6 राज्य में विधान परिषद है। 6 राज्य में कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एक महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य में है। इसको भी याद कर लेना कैसे, तो इसको देखिए 4 राज्य ऐसे याद रहेगा, महा, आंध्रा, बहरा, काना। महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर, तेलंगाना। जो लोग रेगुलर चैनल पर बने हैं उनको तो याद होगा, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उसको बस याद करना है आसानी से, महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर, तेलंगाना। महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर, तेलंगाना। ठीक है, तो महा, आंध्रा, बहरा, काना से 4 राज्य हो गया, यानी कि महा से हो गया क्या, महाराष्ट्र है ना, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, बहरा से बिहार, काना से कर्नाटक, महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना, उत्तर तेलंगाना, उत्तर तेलंगाना है ना, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य में क्या विधान परिषद है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद करवा दिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से वहां बन जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपको ध्यान रखना महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना इस राज्य में है। बाकी इसके अलावा जो रहेगा आंसर लगा देना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या नेक्स्ट चीज है कि जो लैंडलॉक कंट्री है ना, दुनिया में कुल कितने स्थल रुद्ध देश है मालूम? कुल कितने स्थल रुद्ध देश पूछे तो कितना, 44 है। याद कैसे रखना आसान से, तो 44 जो है ना, ये क्या है आपसे अगर पूछता है ना, यूसीसी किस अनुच्छेद में, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, तो समान अंक वाला में, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता समान अंक वाला में, यानी समान अंक यानी कि 4-4। ठीक है, तो 4-4 है ना, तो यही जो स्थलरूप देश है, टोटल दुनिया में कुल कितने लैंडलॉक कंट्री है, तो यही 4-4 ही है ना, 44 है। तो 44 से 3 प्रश्न याद रखना आपको, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखिए यूसीसी पूछे यानी समान नागरिक संहिता समान अंक वाला, लैंडलॉक कंट्री पूछे दुनिया में कितना है, तो दुनिया में स्थल रूप देश है 44 है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH-44 है ना, क्या है, NH-44 ही है। ठीक है, ये से ध्यान रखना है सभी चीजें। अच्छा, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री दुनिया में कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रूप देश है कजाकिस्तान। कौन सा है, कजाकिस्तान। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी पूछा जाता है, ध्यान रखना है अस्ताना। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, टेंगे। मुद्रा का नाम है क्या, टेंगे, टेंगे है ना, टेंगे। तो ऐसे आपको सभी चीजें यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये सही है। स्वेज नहर से आपको बताए थे कि स्वेज नहर से लाभ मिलता है, यानी ऐसे याद करना, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये भी सही है ना, लाभ मिलता है। ठीक, कील नहर बताए थे आपको कि कील उतरा बाल्टी में, तो देखिए कील उतरा बाल्टी में है ना, तो ये भी आसानी से याद है कि कील उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो ये भी यहाँ पर यानी कि तीनों सही यहाँ पर है ना, आसानी से याद भी करवाए थे आपको। तो इसको हमेशा याद रखना, कील उतरा बाल्टी में, यानी कि कील नहर किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर से क्या होता है, लाभ मिलता है, यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों सही है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, लेकिन नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है क्या, याद करवाए थे ना आपको, कैसे, तो याद करवाए थे कि ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और बो से बांदीपुर, फिर बो से क्या बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, फिर नो से क्या नागरहोल, और के से क्या याद करवाए थे, कुद्रेमुख है ना, बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊंगा। तो बनके से मतलब रखना है, तो बनके से 4 राज्य आपको कर्नाटक में है, याद रखना है, बनके से मतलब रखना, बाकी सब क्या नाटक है। अभी जो अपने गाना गाया क्या, बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊंगा, तो बनके से सिर्फ मतलब रखना है, बाकी सब नाटक है, यानी कर्नाटक में ये सब। ठीक है, बनके से क्या हो जाएगा, बांदीपुर, बन्नेर घाटा, नो से नागरहोल, और को से कुद्रेमुख है ना। तो बनके से यानी कि ये 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, ये कर्नाटक में है। तो वही पूछा नागरहोल, तो कर्नाटक में, ये सही है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ, तेलंगाना, ये गलत है। आप सुने होंगे कि वायनाड से कई बार है ना राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो केरल के वायनाड से है ना, तो केरल में वायनाड है ना, कहाँ है, केरल में। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, तो आंसर यही हो गया। सत्यमंगलम जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ, तमिलनाडु में है, ये सही है ना। सत्यमंगलम के बारे में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य जो है उनको T/2 पुरस्कार मिला था, सत्यमंगलम को मिला था, है ना, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। पापी कोंडा, तो पाप अधिकतर लोग कब करते हैं, अंधेरा में है ना। पाप अधिकतर लोग, जैसे ज्यादातर लोग, जैसे चोर हो गया या तो कोई भी चीज 2 नंबर काम हो गया, ये सब वो पापी जो भी करते हैं कब, अंधेरा में करते हैं ना। तो पापी कोंडा तो आंध्र प्रदेश है ना, इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। तो पापी जैसी आएगा तो अंधरा है ना, अंधरा, कच्छ का पुड़िया अंधरा में खा गए, यानी कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, इसी तरह याद करना दोनों, है ना। तो कुचिपुड़ी पूछेगा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कचकापुड़ी आंध्रा में खा गए। फिर पापी लोग क्या है, अधिकतर अंधेरे में ही अपना काम करता है, तो पापी हो गया कहाँ, आंध्र प्रदेश, तो ये वाला भी सब सही है। गलत कौन था, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 में कि महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो महोगनी और रोजवुड जो है ये किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो ये मिलेगा आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जैसे महोगनी, रोजवुड, एबोनी, सुपारी, जामुन, देवदार, जैतून का वृक्ष, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या पूछा है कि भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में से कौन सा विकल्प सही है। तो जैसे आरी डोंगरी कर्नाटक में है क्या, आरी डोंगरी कर्नाटक में ही है, ठीक है, ये वाला सही है। नोआ मुंडी ये उड़ीसा में है क्या, तो नोआ मुंडी उड़ीसा में है, ठीक है, नोआ मुंडी उड़ीसा में है। और सॉरी यहाँ पर क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो ओरा डोंगरी जो है ना, ये ओरा डोंगरी और बेला डीला मालूम छत्तीसगढ़ में। फिर समझिए, देखिए ओरा डीरा कहाँ है, कर्नाटक में, ये पूछा, यहाँ गलत है। ओरा डोंगरी जो है वो आरी डोंगरी और बेला डीला ये दोनों छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो ये वाला गलत था। नोआ मुंडी ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा नहीं बल्कि झारखंड में है। नोआ मुंडी कहाँ है, झारखंड में, यहाँ पर झारखंड में, ठीक है, नोआ मुंडी। बेला डीला छत्तीसगढ़ में, ये सही है। पूछा था सही कौन सा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर ये वाला सही है, बेला डीला, ठीक है। बेला डीला सबसे पूछा जाता है मालूम, बेला डीला लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है। तो या तो ऐसे एक बार बिहार पुलिस में पूछ लिया था ना कि बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। बेला डीला काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गुरुम हिसानी ये कहाँ मिलेगा, गुरुम हिसानी ये झारखंड में। नोआ मुंडी और गुरुम हिसानी ये दोनों झारखंड में है, ठीक है। ये नोआ मुंडी और गुरुम हिसानी ये झारखंड में है, ठीक है। और ओरी डोंगरी का बताया छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ओरी डोंगरी और बेला डीला ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ज्वालामुखी पर्वत है और अवस्थिति कहाँ पर है, तो कौन सा बोला जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें देखिए विसुवियस, तो ये क्या फिलीपींस में है, तो ये फिलीपींस में नहीं है बल्कि कहाँ है, विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये इटली में है। कहाँ है, इटली में। विसुवस ज्वालामुखी ये इटली में है ना। पूछा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, यही आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। एक पूछा जाता है आपसे माउंट एटना पूछेगा ना, अभी हाल ही में उसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए माउंट एटना ज्वालामुखी, एटना इटली ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फ्यूजियामा जापान में है, कोटापेक्सी इक्वाडोर में, ये सब महत्वपूर्ण पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना ना। कोटापेक्सी इक्वाडोर में है और कोलिमा जो है मेक्सिको में, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बनने में कौन सा कारक सही नहीं है, तो देखिए समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ये वाला सही है। फिर क्या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये वाला गलत है। देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से मध्य बनता है। कहाँ बनता है, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बनता है, जो कि यहाँ पर ये लिखा गलत है, ठीक है। जो 5 डिग्री पर बनता है ये वाला गलत हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या, समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, ये सही है। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ छिन्न वायु आवश्यक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में क्या है कि जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। जैव मंडल रिजर्व ये शब्द किसने प्रयोग किया था, तो एडवर्ड सुएस ने किया था। किसने, एडवर्ड सुएस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, एडवर्ड सुएस। अच्छा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कितना मालूम, भारत में कुल कितना बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18 है। पुरानों की संख्या कितना है, तो 18 है, ठीक है। रेलवे जोन की संख्या कितना है, तो वो भी 18 है ना, 19 भी कहीं बोला जाता है, मतलब कि मेट्रो रेल बताकर, मेट्रो जोन बताकर 19, ठीक है। और फिर 12वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो वो भी कितना है, 18 है, ठीक है। तो 18 से याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व 18, पुरानों की संख्या 18 है, रेलवे जोन की संख्या 18 है, और क्या याद रखना है आपको, तो एक क्या बताया था अभी, 12वीं अनुसूची में विषय कितना है, तो वो भी 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। एक नाम यहाँ पर आया अर्नेस्ट हैकेल, इससे क्या पूछा जाता है, तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा मालूम,
भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र। इसे कब स्थापित किया था? तो ये 1980 में, और भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीलगिरी कहाँ मालूम है ना? नीलगिरी से ये भी पूछा जाता है कि भारत का, जैसे ये भारत का मैप हो गया, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी पर होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है कि जनगणना, देख काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। इस अब जो 11 नंबर सेट से जो आ रहा है ना, काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस समय पूरे एग्जाम के जैसा प्रश्न इसमें सेट किया गया है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, और किसमें? जनसंख्या घनत्व में। तो अच्छा, एक चीज तो मालूम है ना कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार से किस राज्य का रहा था? तो बिहार का रहा था। और सबसे कम किसका रहा था? अरुणाचल प्रदेश के है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश तो पहले टिक करेंगे ना, यानी कि 2 वाला होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, पहले 2 आना चाहिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व। इसके बाद कौन सा आएगा? तो इसके बाद आएगा मिजोरम। कौन है? मिजोरम। 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। 2 के बाद 1 आया, और उसके बाद मिजोरम के बाद जो इससे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व, वो किसका है? तो वो है सिक्किम का, ठीक है। और इसके बाद आएगा नागालैंड, यानी कि 4। आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न सबके बारे में यहाँ देखते हैं, जो राज्य है क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। जैसे पहले जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या जो है किस राज्य का रहा था? 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या किसका रहा था? सिक्किम का, ठीक। और जनसंख्या जो वृद्धि है ना, जनसंख्या वृद्धि कहाँ नकारात्मक रहा था? तो निगेटिव कहाँ रहा था? तो नागालैंड में ना। सभी राज्यों में क्या होता है? जनसंख्या बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ? निगेटिव रहा था। तो नकारात्मक कहाँ रहा था? नागालैंड में, ठीक है। तो निगेटिव नागालैंड है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मिजोरम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि उल्लास योजना के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो मिजोरम, ठीक है। पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्या याद करना है आपको? सेला सुरंग पूछेगा, किस राज्य में, किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। दिफू दर्रा, दिबांग मठ, यांगयाप दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 में, क्या हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह पार्वती घाटी में स्थित है। कहाँ? पार्वती घाटी में ये स्थित है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, यही होता है शिशु मृत्यु दर। क्या? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा? आटाकामा, है ना। आटाकामा मरुस्थल जो है ये कहाँ? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी चिली में स्थित है। आटाकामा महाद्वीप के मतलब आटाकामा किसमें? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और उत्तरी चिली में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। अच्छा, इसी टाइप के प्रश्न याद रखना आपको। जैसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो अब तक आप पढ़े थे क्या? सहारा, है ना, मरुस्थल या तो रेगिस्तान। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर सिंपल पूछते सबसे बड़ा रेगिस्तान, अगर ऑप्शन में रहे क्या अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान, तो वही आंसर होगा, ठीक है। अंटार्कटिका जो है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान, जो कि 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। और यही पूछेगा भारत का सबसे मतलब विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछे तो वो हो जाता है सहारा, जो कि इसका जो है कितना क्षेत्रफल में, तो 9 पॉइंट समथिंग मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, ठीक है। तो गर्म रेगिस्तान पूछे तो आंसर सहारा होगा। हालांकि पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या तो सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर ऑप्शन में ये अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान नहीं रहे तो आंसर क्या लगाना? सहारा। या तो डायरेक्ट पूछ दे कि गर्म रेगिस्तान कौन सा है, ये ऑप्शन में रहे भी अंटार्कटिका, लेकिन गर्म पूछे तो सहारा ही आंसर होगा, ठीक है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये याद रखना विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो थार रेगिस्तान है। या तो मरुस्थल भी पूछे तो थार मरुस्थल हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या तो वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? ठीक है, देखिए
बिहार से भी प्रश्न इसमें शामिल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है, तो ये तो मालूम है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम चंपारण में है, तो ये तो है। फिर दुधवा, ये दुधवा हो जाएगा यूपी में, ठीक है। गजनेर कहाँ है? गजनेर ये आपका बिहार में नहीं मालूम, गजनेर है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और भीम बांध ये अपना मुंगेर में है ना, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। तो ये दोनों क्या है? वाल्मीकि और ये बिहार हो गया, ठीक है। यानी कि 1 और 4 ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए 2001 से 11 के तक, है ना। तो सही दशकीय वृद्धि, तो इसमें आंसर क्या होगा? सबसे जो है आरोही क्रम में ना, यानी बढ़ते क्रम में, यानी कि इस सिवान में वृद्धि हुआ, उससे ज़्यादा हुआ था किशनगंज में, उससे ज़्यादा मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था वक्त खान को। किसे? वक्त खान करेक्ट आंसर है। देखिए, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। तो यही बख्त खान को साहब ए आलम का खिताब दिया था, किसने? बहादुर शाह जफर ने दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 1857 क्रांति को किसने स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज इसका लिखा गया था कब? 1915 में। कब लिखा गया था? 1915 नहीं, गलत, 1909 में लिखा गया था, ठीक है। महात्मा गांधी की पहली जो मतलब महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, कब लिखी गई थी? 1909 में लिखा गया था। 1909 से क्या याद रखना आपको? 1909 को ही क्या बोलते हैं? मोर्लेमेंटो सुधार बोला जाता है। और मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब किया गया था? तो 1909 के अधिनियम के तहत ही किया गया था, ठीक है। ये याद रखना है। 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए था, और 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना है, गांधी जी की पुस्तक जो है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, और इनकी समाचार पत्र है जो पत्रिका, वो भी ध्यान रखना है, जैसे नवजीवन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, ठीक है, और हरिजन हो गया, या तो हरिजन बंधु हो गया, ये सब गांधी जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, कई बार पूछा गया, ध्यान रखना है। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर क्या होगा? सभी चीजें आपको बताए हुए हैं। तीसरे सत्याग्रही कौन होगा? तो ब्रह्मदत्त है ना, ब्रह्मदत्त यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें याद रखना। पहला सत्याग्रह पूछेगा तो विनोबा भावे, है ना। 1940 में जो प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह के, पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये तो याद हो गया, लेकिन बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए बिहार वाला याद रखना है। बिहार का जो पूछेगा, बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे, आंसर क्या लगाना है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह ही थे पहले सत्याग्रही बिहार में। और दूसरे सत्याग्रही बिहार में कौन थे? कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? कमेंट में बताइएगा आप लोग, क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि दूसरे सत्याग्रही, है ना, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बिहार में कौन थे? पटना में एक कॉलेज भी है उनके नाम पर, ठीक है। चलिए, इतना हिंट कर दिए, अब बताते हैं। अब बताइए आप लोग ऑप्शन में, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए, याद करवा दिए, जो सेंट्रल में भारत में है तो 3 है, पहला दूसरा तीसरा याद करें, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। अब बिहार से एक बता दिया आपको, श्री कृष्ण सिंह, दूसरा कौन है ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा, अच्छा, जो नहीं बता पाएंगे, नहीं जानते हैं, तो अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, सर नहीं जानते हैं आप, बता दीजिए, तो हम फिर रिप्लाई भी कर देंगे आपको, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना कि नहीं बताएं, जाने कैसे, तो इसलिए आपको बताना है, इसलिए पूछते हैं ताकि आप जानें, ठीक है, और आपको अच्छे से याद हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था ना, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। 1931 में और क्या क्या हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 1931 में क्या दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे ना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और मान लिया गया था। और क्या
कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? बोल्शेविक ने दिया था। किसने? बोल्शेविक ने दिया था। इसलिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। और रूसी क्रांति ये हुआ था कब? तो 1917 की बात है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित संधियों के कालानुक्रम में सजाएं तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कालानुक्रम में सजाना है और दिए गए सही विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो मतलब ये सब हुआ था कब, है ना? इसका डेट जानेंगे तभी आंसर लगा पाएंगे। तो अमृतसर की संधि हुआ था कब? तो ये हुआ था 1809 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1809 में हुआ था। बेसिन की संधि कब हुआ था? तो बेसिन का हुआ था 1802 में। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1792 में। और सालबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा? 1700 वाला आएगा, उसमें भी 1782 आएगा, यानी कि चार आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर 4 के बाद कौन सा आएगा? 1792, यानी 3 आएगा। ठीक है, 4 3 4 3, उसके बाद आएगा 1802, यानी कि 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 22। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये भगत सिंह है और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये पुस्तक के बारे में दिया हुआ मालूम। तो ये पुस्तक का लेखक या तो पत्रिका है, इसका लेखक है क्या? भगत सिंह। तो ये गलत मिलान है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। कैसे? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ना, ये द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाकी इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक सुभाष चंद्र बोस है, ये आपका सही है ना? इंडियन स्ट्रगल जो है इसके लेखक कौन है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी। बंदी जीवन का कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल, ये सही है। बंदी जीवन का सचिंद्रनाथ सन्याल है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। ठीक है, कुछ पुस्तक है जो कि इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना है। कौन कौन सा? देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। याद रखना है, फ्रीडम मैंने आजाद, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गया। अल हिलाल पत्रिका के मौलाना अबुल कलाम आजाद ही है। द आर्कटिक होम इन द बेदाज, द आर्कटिक होम इन द बेदाज, इसके कौन है संपादक? तो बाल गंगाधर तिलक है। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसका है? तो भगत सिंह का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह का है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? बौद्ध शिक्षा का, तो देखिए इसमें नागपुर नहीं था। आंसर क्या होगा? नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल्लभी था, है ना? बल्लभी गुजरात में है, ये था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये था, और नालंदा विश्वविद्यालय ये था। ठीक है, तो ये सब बौद्ध शिक्षा का केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, अच्छा एक एक प्रश्न यहाँ से रिवीजन करते हैं। बल्लभी में क्या हुआ था मालूम? दूसरी जैन संगीति कहाँ हुआ था मालूम? बल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभों पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि यहाँ पर ऑप्शन में है, तो इसको टिक कर देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभिलेख है किस लिपि में लिखा गया था अशोक का? तो ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि लिखा गया था खरुष्टी लिपि में भी, है ना? तो सबसे ज्यादा कौन सा? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और क्या चीजें याद रखना है? अशोक के बारे में मालूम है ना, किस वंश का ये शासक था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन था? यही था अशोक। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बिंदुसार जैसे एक नाम क्या? बिंबिसार, तो वो कौन था? वो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन, जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। और उसमें क्या हुआ था? हर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार, उसका हत्या कर दिया था उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या कर दिया था उसी का पुत्र उदयन, इसलिए उसको पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मालूम है कौन थे? बौद्ध संगीति इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा कौन मालूम? महाकश्यप, है ना? महाकश्यप यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संहिता का पूछा, आंसर क्या होगा महाकश्यप। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चारों को याद कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रथम बौद्ध संहिता, अगर एग्जाम में पूछ दे कि दूसरे बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे तो वहां पर गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखिए पहले के हैं महाकश्यप, ठीक है। दूसरा में है साबाकामी, कौन? साबाकामी दूसरा है ये, ठीक है। ये हो गया पहला, ये दूसरा है। और तीसरा है मोगली पुत्र तीस, है ना। तीसरा है मोगली पुत्र तीस, जो कि ये लिखा हुआ मोगली पुत्र तीस, है ना। और चौथा है कौन? वसुमित्र, चौथा है ये वसुमित्र, ठीक है। तो पहले प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष है महाकश्यप, दूसरा है साबाकामी, तीसरा है मोगलीपुत्र, तीसरा मोगलीपुत्र, और चौथा है वसुमित्र, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया क्या अध्यक्ष, और एक आता है क्या किसके शासन काल में ये सब बौद्ध संहिता हुआ था। तो देखिए पहली बौद्ध संहिता कहाँ कहाँ हुआ था, ध्यान रखना। चारों बौद्ध संहिता जो है, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में, है ना। और इसका किसके शासनकाल में हुआ था, तो पहला हुआ था किसके शासनकाल में? अजातशत्रु, और दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है किसके शासनकाल में हो गया, तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्ष ये बता दिए आपको, है ना, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, मालूम है ना? कई बार बताएं, अष्टप्रधान अष्टदिग्गज हमेशा दोनों साथ साथ बताते हैं आपको। अष्टप्रधान जो हो जाएगा, पहले तो अष्टदिग्गज वाला क्लियर हो जाता है ना, अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, है ना। तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेवराय के दरबार में, और अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहता था। शिवाजी के बारे में आपको बताते हैं, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में हुआ था। कहाँ? शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 1680 में हुआ था। इनका माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम क्या? साजी भोसले। अभी 44वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य को मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। और 44वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जिसमें 12 किलो को शामिल किया गया। 11 किला आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और जो एक 12वां किला है, मात्र एक किला जो है जिंजी का किला, ये कहाँ? तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 में, मगध जनपद महाजनपद के बारे में असत्य कथन का चयन करें। मगध महाजनपद के बारे में देखिए, मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र था, ये सही है ना। मगध महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ये गलत है। मगध महाजनपद का वर्णन जो है ये अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में नहीं मिलता है। यही वाला गलत हो गया, आंसर यही होगा, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या तो राजगीर थी, ये सही है। अब मगध की स्थापना जो है बृहदरथ ने किया था, ये भी सही है, ठीक है। चलिए रही बात क्या, महाजनपद, यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो बिहार के एग्जाम में सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो महाजनपद कितने? टोटल 16 महाजन की पद की जानकारी पूछेगा किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो आंसर क्या लगाना है, और किस जैन ग्रंथ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, और किस जैन ग्रंथ से मिलता है ये आपको बताना है। देखिए बौद्ध ग्रंथ से क्या आंसर लगाना है, अंगुत्तर निकाय, है ना, किससे? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और जैन ग्रंथ कौन सा है? 16 महाजन पद की जानकारी मिलता है भगवती सूत्र, है ना, भगवती सूत्र, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए कौन बता सकता है बिहार में कुल कितने महाजन पद है? बिहार में कुल कितना महाजन पद था? तो 3 महाजन पद था, ठीक है। कौन कौन सा था इसमें पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा महाजन पद बिहार में नहीं था, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कौन कौन सा था। तो एक था मगध, है ना, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था मगध ही। उसके बाद था अंग, है ना, और एक था बज्जी। 3 महाजनपद जो है बिहार में था, कितना? 3 महाजनपद बिहार में था। और तीनों महत्वपूर्ण है, इसलिए सब इस सब की राजधानी रट के रखना है। मगध की राजधानी पूछेगा तो राजगीर या तो गिरिब्रज, ठीक है। अंग की राजधानी कहाँ? चंपा। और बज्जी की राजधानी कहाँ? बोसे बज्जी, बोसे वैशाली, है ना, बोसे वैशाली, है ना। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। मगध की राजधानी कहाँ? राजगीर, यहाँ पर बोल देना, ठीक है। तो ये चीज सब ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 28, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, ये किया किसने मालूम? ये है करने वाला आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा आईआईटी में सबसे ज़्यादा अच्छा आईआईटी कौन रहता है मालूम? मद्रास, है ना, सबसे ज़्यादा क्वालिटी बेहतर किसका? आईआईटी मद्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था मालूम है?
9 जनवरी को मनाया जाता है, जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 2025 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। इसका थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अच्छा, इसका मुख्य अतिथि कौन था मालूम? अभी 2025 में जो हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसका मुख्य अतिथि कौन था? तो टोबैको और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति कार्ला कंगालू। तो कौन था? कंगालू जी थे, है ना, कार्ला कंगालू। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है क्या मालूम? सैन्य अभ्यास है। इसमें जो आसान है पहले उसको मिला लीजिए, जो आपको हम ये अच्छे से याद करवाएं, ठीक है। ये देखिए, एक भी अच्छे से याद अगर रख लेते हैं और आपको हम याद करवा देते हैं तो क्या है, एग्जाम में नया क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपसे बन जाता है, छांट के मार देंगे ना, क्या है, छांट के लगा देंगे आंसर। यही तो होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो यही फायदा होता है कि जो आप नहीं भी जानते हैं उसका भी आंसर खटाक से लगा देना छांट के। अब इसको देखिए कैसे लगा देंगे, जो जो याद करवाएं आपको ट्रिक से, खाली वही आपको हम बताते हैं। देखिए अब इसमें याद करवाए, देखिए क्या क्या इसमें, देखिए दो चीज आपको अच्छे से बहुत याद करें। मित्र शक्ति जो है कि श्रीलंका से विभीषण जो है मित्र हो गया था ना, जब मतलब लंका से जब राम भगवान और रावण में जब युद्ध हुआ तो मित्र था, कहाँ से? लंका से मित्र था एक विभीषण। तो मित्र शक्ति श्रीलंका से याद रखना है। तो मित्र शक्ति क्या हो जाएगा? मित्र का शक्ति मिला था राम भगवान को, तो ये हो जाएगा लंका से, यानी कि श्रीलंका। बी का एक मिलाएंगे, ठीक है। बाकी अब नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया है। बी का एक देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी, एक ही में बी का एक, ठीक है। एक चीज़ और याद करवाते हैं आसानी से आपको, कौन सा? इसको छोड़ दीजिए, इसको भुला भी गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कि बांग्लादेश आपको बताया था क्या कि बांग्ला एक संपत्ति है। जब पूछेगा ना कि संप्रीति, तो संपत्ति, संप्रीति को रिलेट करना बांग्ला से, है ना, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी बांग्ला, है ना, तो बांग्ला क्या संपत्ति है, तो संप्रीति। अब संप्रीति देखिए ये बांग्लादेश के साथ है, यहाँ पर लिखा है ना संप्रीति यानी कि संपत्ति, तुरंत दिमाग में आएगा। हम जैसे आपको याद करवाए ना, रेगुलर जो क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते साथ आंसर वहाँ पर दिमाग में आ जाएगा। भूल भी गए ना, ऑप्शन देखिए खटाक से आ जाएगा दिमाग में। संप्रीति यानी कि संपत्ति, ये किसके साथ है? बांग्लादेश के, यानी डी का 3 मिलाइए, ठीक है। खाली डी का 3 मिलाइए, और आप नहीं जानते डी का 3 से यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन छट जाता है और ये वाला ऑप्शन छट जाता है डी का 3 से, ठीक है। बाकी सूर्य किरण के बारे में आपको याद हो गया, बहुत पुराना है, ये नेपाल के साथ है, तो सी का 4 हो जाएगा, है ना, सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 दो जगह है, ठीक है। और उसके बाद एक बच जाता है कौन? म्यांमार, म्यांमार का हो जाएगा इम्बेक्स, बच गया जो तो वही होगा, है ना, बाकी सबसे जान ही गए थे। तो म्यांमार का एक का 2 होगा, ठीक है। एक का 2 किस में? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अच्छा याद है ना, फिर से एक बार समझिए, देखिए श्रीलंका का याद रखना है, मित्र शक्ति जो विभीषण से रिलेट करके, ठीक है। और बांग्लादेश, बांग्ला एक संपत्ति है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ याद रखना है, आसानी से आंसर वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। नेपाल के साथ सूर्य किरण है, बाकी क्या हो गया? म्यांमार के साथ इम्बेक्स है, ठीक है। अच्छा इम्बेक्स जैसे आपको है क्या, एक सिम्बेक्स है ना, तो उसको क्यों भूलना, तो कि कन्फ्यूजन कर सकता है। सिम्बेक्स किसके? ये नाम के साथ ही है ना, नाम जैसे लिखा ना सिम एस आई सिंगापुर, एस आई सिंगापुर, सिम्बेक्स किसके साथ है? तो सिंगापुर है। एक है सलाइनेक्स, सलाइनेक्स एनाबियस किसके साथ है? तो ये नाम से ही रिलेट करेंगे ना, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। सलाय श्रीलंका, सलाइनेक्स किसके साथ है? देखिए एस एल है ना, श्रीलंका के साथ है, एस एल श्रीलंका, ठीक है। एस आई सिंगापुर, है ना, भारत और सिंगापुर के बीच है सिम्बेक्स। सलाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच है। और बचिए क्या? इम्बेक्स, इम्बेक्स हो जाएगा किसके साथ? तो म्यांमार के साथ है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो ये दोनों जैसे याद रखते हैं तो ये क्या कंफ्यूजन नहीं होता, ये दोनों का क्योंकि कंफर्म है ना, एस आई सिंगापुर और सलाई एस एल आई लो श्रीलंका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 32 में, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया मालूम? इसका आंसर क्या लगाइएगा? तो ये मलेशिया में किया गया। कहाँ? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मलेशिया में हुआ। जीता किसने? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर जीत लिया, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत ने कई महत्वपूर्ण है ना 2025 में जो ट्रॉफी विश्व कप जीता है मालूम, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पूछा जाएगा, गारंटी के साथ एक प्रश्न आएगा, जैसे कि आईसीसी जो महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? 2025 में भारत ने जीता, ठीक है। याद रखना भारत जीता आईसीसी जो क्रिकेट महिला जैसा होता है ना कि पुरुष वाला जो वर्ल्ड कप होता है, तो उसी तरह महिला वाला जो कौन जीता? भारत जीता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत। और एशिया कप 2025 T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता? भारत। खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत। महिला वाला पुरुष वाला दोनों ने जीता, भारत जीता। और किसको हराया था? नेपाल को, दोनों में नेपाल को हराया था, है ना। और आईसीसी अंडर 19 भी कौन जीत लिया? भारत जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SHEC बॉक्स
पोर्टल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अधिनियम के तहत जांच के लिए 100 दिन का समय निर्धारित है, यही गलत है ना? जांच के लिए कितना 3 महीने का रहता है, यानी 30 या 90 दिन का, तो 90 दिन का समय निर्धारित है ना? ये जांच के लिए, तो ये वाला गलत हो गया। बाकी ये क्या है, देखिए यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है, ये सही है। और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली है, और यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने में मदद करता है ना? तो यही है सी बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 25वें फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है? तो ये सऊदी अरब को। 2034 में कहाँ होगा फीफा वर्ल्ड कप? तो सऊदी अरब को, सऊदी अरब में होगा, ठीक है। अब 2034 चला गया और अभी चल रहा क्या, 2025 अभी चल रहा है, ठीक है। तो 2000 फिर ये पहले वाला भी याद करना पड़ेगा ना, 2026 में कहाँ होगा, 2030 में कहाँ होगा। अब एडुटेरिया वाले क्या गया, 2034 वाला आपको दे दिया है। अगर पूछ लेगा 2030 में कहाँ होगा, 2026 में कहाँ होगा, ज़्यादा संभावना है 2026 वाला पूछने का, ठीक है। तो अभी वो याद नहीं किए, अरे ये वाला याद करके गए, तो गलत है ना, पढ़ने का तरीका गलत है ना। तो इसलिए फीफा वर्ल्ड कप जो है बड़े खेल है, वो सब याद करना है, ठीक है। देखिए 2022 में कहाँ हुआ था, ये कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कतर में। 2026 में कहाँ होगा, तो ये होगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ठीक है। अमेरिका मेक्सिको कनाडा, अमेरिका मेक्सिको कनाडा, ठीक है। ये 3 जगह होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। और 2030 में कहाँ होगा, अब 30 वाला भी याद करना पड़ेगा क्योंकि 34 दे दिया ना ये। तो सऊदी अरब में 34 है, तो 30 में कहाँ होगा, तो ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में होगा, ठीक है। MPS है ना, मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित होगा 2030 में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्या है मतलब मेरे हिसाब से क्या है, ये वाला पूछा जाएगा 26 वाला, ठीक है। याद रखना है, 2022 वाला भी पूछा जा सकता है, तो 26 वाला रट के रखना है। कहाँ, अमेरिका मेक्सिको कनाडा, अमेरिका मेक्सिको कनाडा, ठीक है। अगर देखिए, अगर 2030 में अगर भारत में होता तो क्या ये 2030 वाला पूछ लेता, 2026 छोड़ देता, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये भारत में जो होगा वो वाला महत्वपूर्ण है। जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। 2026 कहाँ होगा, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। लेकिन ज़्यादा प्रबल संभावना क्या, 2026 जो होने वाला है उससे न वो न पूछ करके आपको 2030 वाला पूछेगा, जो कि भारत में होने वाला अहमदाबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 100वां राष्ट्रमंडल खेल होगा, क्योंकि ये 1930 में शुरू हुआ था और 2030 में जो है ना 100 वर्ष होने वाला है, और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष वाला ये अपने भारत में ही होगा, अहमदाबाद में होगा। तो अहमदाबाद शहर भी याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ होगा, तो अहमदाबाद को चुना गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में, तो ये 10वां स्थान है। कौन सा, 10वां यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए सूचकांक से भी आपके एग्जाम में गारंटी के साथ प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, जो जो महत्वपूर्ण रिपीट होते रहता है बार बार वही। तो जैसे मानव विकास सूचकांक पूछेगा किस 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो 130वां है मानव विकास सूचकांक में। खुशहाली में क्या है, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स में क्या है, भारत का रैंक क्या है, 118 है, ठीक है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो नवाचार सूचकांक में पूछे तो वो है कितना, 38 है ना, 38वां स्थान पर है। और विश्व शांति जो वैश्विक शांति सूचकांक भारत का रैंक क्या है, 115 है, ठीक है, 115। अब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का रैंक क्या है, वो है 151 है, ठीक है। और क्या बताएं आपको कि हेनले पासपोर्ट में क्या है, 777, हेनले पासपोर्ट में 777 और सतत विकास लक्ष्य में 99 है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं, तो 0 विश्वविद्यालय है। 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नहीं आया है ना। टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 विश्वविद्यालय शीर्ष 2 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आया है ना, दुखद बात है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूके के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है, एक ऐसा ऐतिहासिक समझौते की घोषणा किया है, ये मॉरिशस है ना। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है, तो मॉरिशस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब मॉरिशस की राजधानी पूछे तो पोर्ट लुई, और मॉरिशस की मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया ही है, क्या, रुपया,
है ना, और इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है? तो तटरक्षक बल में शामिल हुआ अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है? तो आईसीजीएस अक्षर, क्या नाम है? आईसीजीएस अक्षर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये क्या पूछा? दूसरा गश्ती। तो पहला गश्ती क्या था? तो पहला गश्ती का नाम था यही आईसीजीएस अदम्य, है ना। तो अदम्य श्रेणी का है, यानी कि पहला क्या है? अदम्य, और दूसरा इसका नाम रख दिया क्या? अक्षर। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है? तो शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषा को मंजूरी दिया है? तो ये दिया 5 भाषा। कितना? 5 भाषाओं की मंजूरी दिया, ठीक है। अब देखिए कई जो आप जो सेट कर रहे हैं क्वेश्चन है ना, जैसे डबल स्टार वाला, यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी हो गया, या तो खान सर हो गया, या तो एडुटेरिया वाले, ये क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। अब जैसे ये क्या है, ये किसी ने एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको उठा के यहाँ पर दे दिया, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब क्या है कि दिमाग आपको लड़ाना है। सब इंस्टीट्यूट वाले लगभग ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन है ना, या तो दिल्ली पुलिस में हो, या तो आपको एसएससी जीडी में हो, या तो जो इस टाइप के एग्जाम है, या तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में हो, सेम क्वेश्चन आपको उठा के यहाँ पर चिपका देता है, ठीक है। क्या करता है? क्योंकि वो उतना खुद से वो दिमाग लड़ाता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, सेट कर दिया, ठीक है, सब वही कर रहा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये महत्वपूर्ण है। बस आपको हम क्या, आपको पढ़ना कैसे है, इसकी दिशा बताता है कि ये जो पूछ लिया गया है ना, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन पूछा जाएगा क्या मालूम, कि शास्त्रीय भाषा इनमें से कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है। या तो 2025 में, मतलब कि हाल ही में जो शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को, इसमें से कौन सा भाषा को शामिल किया गया, या तो कौन सा नहीं किया गया, या तो कुल कितने भाषा अब हो गए। तो ये सब एक्स्ट्रा अगर नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर इससे काम नहीं होगा, है ना। आप समझ लीजिए बात को, मेन पॉइंट बता रहे हैं। तो ये इससे काम नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा गया है तो संभावना कम है, अब इससे इर्द गिर्द पूछा जाएगा, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के अनुसार आप तैयारी को बेहतर बनाएं। आप खुद से उसके आसपास, यानी उस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको पढ़ें, ठीक है। तो क्योंकि वो पूछा जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। तो अब जैसे कितने भाषा हो गया, अब शास्त्रीय भाषा के रूप में जो कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, मंजूरी दिया 5 भाषा को शामिल किया गया, लेकिन अब कितना हो गया? तो अब हो गया टोटल कितना, 11 हो गया। पहले कितना था? 6। 5 और शामिल किया गया, तो आप पूछेगा कुल कितने भाषा हो गई? 11। अच्छा, ये जो 5 भाषा है, पूछेगा इनमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखना 5 कौन-कौन सा शामिल हुआ है? पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, बंगाली। पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, बंगाली, ये 5 भाषा अभी नए शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वही पूछेगा इनमें से किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया। तो महत्वपूर्ण ये है क्या? पाली। अब इसको याद भी करना है, महत्वपूर्ण क्यों किया है ना, याद कैसे करना है, देखिए पाली तो हो गया क्या, बौद्ध धर्म की भाषा क्या था? पाली। और जैन धर्म की भाषा क्या था? प्राकृत, है ना। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म से ये 2 याद रहेगा। और 3 है क्या? राज्य से रिलेट करिए 3। एक है असमिया असम का, मराठी महाराष्ट्र का, और बंगाली बंगाल का, है ना। तो मराठी असमिया बंगाली, 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 ये 5 ये शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब पहले 6 था और ये 5 11 हो गया। पहले 6 था कौन, वो भी ध्यान रखना है आपको। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, देखिए सब दक्षिण वाला आ रहा है ना। 4 देखिए आपको वही बताएं, देखिए तमिल तेलुगु, ऐसे याद रखें, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, तमिल तेलुगु तेलुगु कन्नड़ मलयालम, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, उड़ीसा संस्कृत, उड़ीसा संस्कृत, उड़ीसा संस्कृत, है ना। ये 6 पहले था, ठीक है। फिर समझिए 6 पहले कौन था? तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, उड़ीसा संस्कृत, ये 6 था। अब 5 कौन आया? पाली, प्राकृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ये है क्या? मराठी असमिया बंगाली, मराठी असमिया बंगाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 40। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सीमा बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? तो 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना, एफडीआई जो है बढ़ाकर कितना, 100% कर दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आता है? तो सिंगापुर से आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो रतन टाटा के बारे में 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये सही है, ठीक है। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये गलत है ना, भारत रत्न इनको नहीं मिला अभी तक, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर क्या? 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था, ये सही है। 1 और 3 सही है, आंसर क्या हो गया? 1 और 3 का ऑप्शन सी में।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, इसमें क्या जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा है? तो ये है 2022-23 है ना, वर्ष 2022-23 जो आधार वर्ष माना जाएगा। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका जो राजकोषीय घाटा है कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा 4.4% 2025-26 के अनुसार ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाल ही में शिगेरू इशिवा के त्याग पत्र देने के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो किसने शपथ लिया? तो आंसर क्या बताना है? सनाए तकाइची। सनाए तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तो ये पूछा जाएगा, फिर पूछ लिया जाएगा मालूम क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रबल संभावना जो पूछा जाएगा आपको एग्जाम में आ जाएगा कि नेपाल की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, या तो पूछेगा नेपाल के अभी तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो आंसर क्या लगाना है, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा आपको बिहार दुर्गा एग्जाम में। सुशीला कोर्की, क्या नाम है याद रखना है, सुशीला कोर्की। सुशीला कोर्की रट लीजिएगा है ना, बाद में पछताना नहीं है ना। सुशीला कोर्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अभी है वर्तमान में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार को घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो याद रखना है 6 है ना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। ये संसद में कितनी नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो 6 भाषाओं का है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, 6 भाषा। इसमें 6 कौन सा है? तो बोडो डोंगरी मैथिली, बोडो डोंगरी मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत है ना। बोडो डोंगरी मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो 2025 में जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इसमें किसको नहीं मिला? ये कीतागावा को चिकित्सा में नहीं मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चिकित्सा में क्या? मेरी ई ब्रुंको और राम्सडेल और साकागुची है। चिकित्सा में साकागुची है, लेकिन ये कीतागावा कौन है? कीतागावा को केमिस्ट्री में मिला है ना। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला, कीतागावा, रोबसन और एम यागी। कीतागावा, रोबसन और एम यागी को केमिस्ट्री में मिला है। साहित्य में किसे मिला है? साहित्य का नोबेल पर क्रासजना होरकोई है ना। साहित्य हाथ से लिखते हैं होरकोई, ऐसे रेट कर लेना है। हाथ से लिखते हैं क्रासजना होरकोई। शांति का मारिया कोरिना है ना, मार के शांत कर देंगे, तो शांति का नोबेल पर मारिया कोरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि फाइंडिंग माई बे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फाइंडिंग माई बे नामक पुस्तक के लेखक है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कौन है मालूम? बहुत अच्छी है ये, क्या है, पाकिस्तान की और दुनिया की मतलब सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता यही है। नोबेल पुरस्कार इसको मिला, पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई। इनको है ना अपना एक कैलाश सत्यार्थी थे, कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 2014 की बात है ये। और कैलाश सत्यार्थी साथ रखना। आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन है ना। द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन 1919, ये वही वाला है जो पूछा जाता है ना कि जो प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका है 48, इसमें क्या भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अद्वितीय है? तो कौन सी विशेषताएं जो अद्वितीय है? तो भारतीय जनता द्वारा निर्मित, ये भी अद्वितीय है। विभिन्न संविधानों का प्रावधान, ये भी प्रभाव, ये भी सही है। और नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, ये भी अद्वितीय है। और संप्रभुता, ये भी अद्वितीय है। ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मौलिक अधिकारों के 2 वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो इनमें से कौन सा अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब भी आपको हम बताएं, आपका शायद लगता है टेस्ट नंबर 7 में ही आपको बताए थे, और आपको बताए थे कौन कौन सा अनुच्छेद, कौन कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय को प्राप्त है। उसमें क्या क्या बताए थे? 15-16 है ना, 15-16 ऐसे याद भी कर लेना अभी, ठीक है, फिर बार बार नहीं याद करना है। 15-16 लगातार हो गया, फिर है 19 और 29 है ना, 10 जोड़ देंगे, 19 है और 10 जोड़ेंगे 29, और यहाँ पर एक 30 भी है साथ में लगातार, जैसे 15-16 उसी प्रकार 29-30 है उधर, ठीक है, और एक यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो ये 5 अनुच्छेद जो ऐसा है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। ये सब अनुच्छेद में क्या क्या मालूम है ना आपको?
तो ये 15 यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 15 में क्या है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध 15 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। 19 में क्या, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। 29 में क्या, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, ये सब केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 5 अनुच्छेद केवल भारतीय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है, तो ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसमें क्या है भैया कि प्रविलंबन ये किस में जाएगा, तो ये देखिए, विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना, ये प्रविलंबन कहलाता है। और लघुकरण किसको बोलते हैं, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे घटाना, है ना, लघु करना, छोटा, तो ये वाला यहाँ सही है। विराम मतलब क्या हुआ कि दंड के क्रियान्वयन को भविष्य लिए विलंबित करना, ठीक है, विराम हो गया। परिहार मतलब दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना, ये परिहार हो गया। ठीक है, ये सब सामने सामने सही है, यानी कि 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। 51 का बी में है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है, तो यह सचिवों की अस्थायी तथा तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार को निर्णय लेने में सहायता करता है, कैबिनेट। तो ये क्या है, सही है, यहाँ पर क्या है, ये सही है। वह निर्णयों के अभिलेख तैयार करता है, ये सही है। निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53, इसमें क्या, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1913 की बात है। कब? 20 जनवरी 1913 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब 1913 से क्या क्या रिलेट कर लेना है आपको, जब भी ईस्वी वाला आता है कुछ कुछ रिलेट कर लेंगे। तो 1913 में क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में ही दिया गया था, है ना, गीतांजलि पुस्तक के लिए। 1913 में और क्या हुआ था, भारत का पहला फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र था, पहला फिल्म, मुख्य फिल्म, वो कौन सा, राजा हरिश्चंद्र, कब रिलीज हुआ था? 1913 में ही रिलीज हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था ना। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यवाही का साधन भारत की देन है? तो कौन सी संसदीय कार्यवाही का साधन जो है भारत की देन है? तो वो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। तो इसको पता करते हैं क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यह तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी करता है, ये बात सही है। अध्यादेश विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने के केवल 6 सप्ताह बाद तक लागू रह सकते हैं, ये वाला भी सही है। 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। यहाँ तो 6 की बात हो रही है ना, तो ये 12 वाला गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, ये तो याद है ना आपको, आपको याद करवाए थे ना। अध्यादेश जो है जो कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? ये तो आसानी से याद करवा दिए थे ना आपको, राज्यपाल 213, और यही एक को इधर कर दिए, 1 2 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति, है ना, सीधा कर दिए, तो ये हो गया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किसी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है, ये बताना है। तो ये पहला क्या है, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सिफारिशों सहित उसे विधानसभा को लौटाने का निर्देश दे सकता है, ये भी सही है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो समझना क्या है यहाँ पर
कि प्रोटॉन को संख्या, जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन यहाँ पर दे दिया है ना, परमाणु संख्या दे दिया और द्रव्यमान संख्या दे दिया, तो न्यूट्रॉन का पूछा है, तो ये दोनों का योग अगर होता है ये वाला, तो इसमें से घटा देंगे, द्रव्यमान में से ये घटाएंगे तो ये न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 16 घटा दीजिए, 32 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। तो बस ध्यान रखने क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं, तो ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं। क्या, सहसंयोजी यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से गलत बताना है कौन सा है। पहला क्या, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, एक ही तत्व के, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, ये सही है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर परमाणु का आकार बढ़ता है, सही है। परमाणु त्रिज्या आमतौर बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है, ये गलत है, बाएं से दाएं और परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ती है ना। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। कौन असत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 में क्या है कि टेफ्लॉन डैश का एक बहुलक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक बहुलक है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो ये जो इसमें दुर्बल अम्ल है ये CH3COOH, CH3COOH, और कौन सा है इसमें H2CO3, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी कि 2 और 4, 2 और 4 के इसमें ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, दुर्बल अम्ल मतलब क्या होता है कि वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है, लिक्विड पेट्रोल गैस है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन कर देगा, या तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखना है, ऐसे में क्वेश्चन पूछा जाता है लिक्विफाइड होता है, लिक्विड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एलपीजी गैस जो होता है उसमें ये किसका मुख्य घटक है, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मुख्य घटक, इसका क्या, ब्यूटेन और प्रोपेन है। ठीक है, और जो घरों में सिलेंडर होता है, ठीक है, तो आपको इसको याद कैसे रखना हमेशा के लिए, तो घरों में जो सिलेंडर उठाते हैं तो क्या बीपी बढ़ जाता है, इसे रिलेट करना है ना, बीपी बढ़ जाता है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है इसमें। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है, यानी कीट भोक्षी पौधा, यानी कीट को खा लेता है वो। ठीक है, तो ये पौधा वो कौन सा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें घटपर्णी एक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट उदाहरण से पूछा जाता है, कीट भक्षी पौधा कौन सा है, यानी कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त कर लेता है, ये कौन कौन सा उदाहरण इससे याद रखना है। एक तो घटपर्णी हो गया, ठीक है, कीट भक्षी पादप कौन कौन सा है, घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप मतलब जाल में फंसा लेता वो है ना, पीचर प्लांट है ना, और कोबरा लिली, ये सब क्या है, कीट भक्षी पादप है। फिर समझिए, घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट और कोबरा लिली, ये सब क्या है, कीट भक्षी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पाचन क्रिया के बारे में पूछा क्या, देखिए कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ये बात सही है। वसा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है ना, यानी सभी कथन क्या सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन इसमें बताना है। तो देखिए पादप क्या है, पादप का जनन भाग पुष्प होता है, ये सही है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागन कहलाता है, ये गलत है, ये तो परागन होता है पौधों में, पादपों में। ठीक है, और जो नर और मादा अच्छा ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है, नर और मादा युग्मक के जो युग्मन होता है ना, उसका प्रक्रम निषेचन कहलाता है, क्या, निषेचन कहलाता है, परागन नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया आंसर। ठीक है, परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, ये सही है। और डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है, संदेश स्थानांतरण का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती है, तो गोलाकार रक्त कोशिकाएं ये नहीं करती है, लंबी शाखांतित तंत्रिका कोशिकाएं ये करती है, तर्क रूपी कोशिकाएं ये करती है कि नहीं, केवल 2 करता है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, रसधानियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। देखिए पहला क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है,
कि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। रसधानियाँ है ना, बेक्वेल्स जो है, ये बात सही है कि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होता है, लेकिन ये पादप कोशिकाओं में क्या बहुत बड़ी होती है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर क्या ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये गलत है। केवल पादप कोशिका में नहीं बल्कि दोनों में होता है। एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होता है, ये भी गलत है। केवल एक सही यहाँ पर है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या बोलते हैं? वो है क्षुद्रांत। क्या है? क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें बोला कि कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अपटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, तो ये वाला सही है ना। थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? अपटू ग्रंथि बोला जाता है, और एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये सही है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्राव होता है? पीयूष ग्रंथि से, ये सही है। और इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है, ये भी सही है। यानी कि सभी सुमेलित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? तो टेरिडोफाइटा से संबंधित कौन सा नहीं? लिवर वर्ग जो है ये टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है। बाकी इक्विसेटम और सेला जिनेला और एजोला जो है ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 में क्या, देश आवेश का एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ऑप्शन के अनुसार न्यूटन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या था? कूलाम भी होता है। न्यूटन सेकंड यहाँ आवेश का एसआई मात्रक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अभी बिहार मतलब कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना, उसमें पूछा गया, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाता है, ये कौन सा? न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है ना। तो पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला नियम। ठीक, प्रथम नियम है ना। और इसी को प्रथम नियम को क्या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जिसने गैलीलियो ने दिया था। और इसी को क्या, इसी से न्यूटन के जो बल का परिभाषा निकलता है न्यूटन का प्रथम नियम से। और बल का जो व्यंजन यानी सूत्र निकलता है वो निकलता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम से ना, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये 3 नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, है ना, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम और एन बिंदु के बीच कुल समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एम और एन के बीच, तो इसमें देखिए 16 ओम और ये 16 ओम समानांतर में है। ठीक है, और ये वाला भी अगर इसको मिला देंगे, ये दोनों समांतर 8 8 16 हो जाएगा ये, और 8 8 16 हो जाएगा ये, है ना। यानी कि 16 16 और 16 16 16 16, ये कितना हो गया? 4 16 हो गया। ठीक है, तो इस समांतर क्रम में क्या होता है? समानांतर मतलब 1/r में होता है ना, 1/r इक्वल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से होता है। ठीक है, तो 16 16 4 बार है, तो 4 बार कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? r इक्वल बराबर 4 बार करेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा? 4, और ऊपर में आ जाएगा 4 4 चौक 16, 1/4 आया। ठीक है, तो 1 बट्टा में आया r, तो r इक्वल बराबर कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा? इसको ऊपर कर दीजिए, 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। ठीक है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको याद करवाए थे क्या? देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है? तो कुल प्रतिरोध पूछता है ना श्रेणी क्रम में, तो ये सीधा वाला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह सीधा वाला। श्रेणी क्रम में क्या? सीधा वाला। और समांतर क्रम में क्या है? ये बटा वाला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस दोनों में कभी कंफ्यूजन ना हो आपको, कैसे याद करना है? देखिए समांतर क्या बोलते हैं? ऊपर और नीचे, है ना, दो रेखाएं, ये क्या समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, तो ऊपर नीचे यानी कि ऊपर नीचे वाला होगा, ऊपर नीचे है ना, 1/R1 1/R2, इस तरह ऊपर नीचे वाला होगा, समांतर वाला ऊपर नीचे वाला होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75 में, बल्ब एक के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है ना। बल्ब का फिलामेंट जो है किसका? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्या है कि आँख की पुतली, ये क्या करता है? आँख की पुतली जो है
ये प्रकाश की मात्रा यानी तीव्रता के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही क्रम है। तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान होता किसका है, पहले आपको पता है ना कि तृतीयक जो तृतीयक क्षेत्र का होता है जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, तो पहले तो तृतीयक क्षेत्र आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, देखिए तृतीयक क्षेत्र आएगा, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान रहा है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान किसका, विलियम डिग्बी का भी रहा, दादा भाई नौरोजी का भी रहा, आरसी देसाई का भी रहा और वी के राव का भी रहा है। ठीक है, यानी कि सभी इसमें योगदान है भारतीय में राष्ट्रीय आय का। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कितना लगाया था, तो ये प्रति व्यक्ति 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ये बात कब की है, 1867-68 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी, है ना। चक्रीय बेरोजगारी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुविध फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बहुविध फसल प्रणाली मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल का उत्पादन करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है, वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, चेक आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना, चेक आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 में क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं, देखिए पहला क्या, यूरोपियन यूनियन ने वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की है, ये सही है। यूरोपीय केंद्र बैंक के प्रबंधन में वर्ष 2000 से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए गए, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, केवल 2 गलत है ना, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए कालबेलिया, ये राजस्थान का ये है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का, ये भी पूछ लिया जाता है, तो राजस्थान का ये सही है ना। छऊ भी है, ये भी शामिल है, और मुदी ये टू ये भी है, थेयम नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सबसे लाटेस्ट अभी याद रखना है गरबा, है ना। गरबा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, पूछा जाएगा कि गुजरात के किस नृत्य को अभी हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, गरबा को किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 में प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यांमार करेक्ट आंसर है। म्यांमार में आए भूकंप की सहायता से इसको चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए, तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में किस अभिनेता या अभिनेत्री को वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मिला है इनको मोहनलाल को, किनको, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया किसको, मोहनलाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है। अब देखिए देश क्या है, जो याद किए आप उसमें सभी में कुछ न कुछ मिलेगा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है जो कि आपको मिस्टेक कर देगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद कैसे रखना है, काफ़ी आसानी से, कोई ऑप्शन बिना देखे
क्या करना है, पहले दिमाग में आंसर आ जाएगा क्या, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से क्या होता है चाइना, ए बी सी को फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस है ना, ये 5 देश है अस्थायी सदस्य देश। कौन कौन सा है, याद कैसे करना, ए बी सी को फाड़ दो यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अब इसको खोज लेना ऑप्शन में, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, है ना। देखिए जर्मनी यहाँ पर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, एबीसी को फाड़ दो, फ्रांस और रूस होगा। ठीक है, फ्रांस और रूस। ये कनाडा यहाँ दे दिया, ये गलत हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ये जापान दे दिया, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, तो एबीसी को फाड़ दो, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन यानी कि फ्रांस और रूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पर मतलब कब कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये संबंध किससे मालूम, ओजोन संरक्षण से संबंधित है, और ये हुआ था 1987 में, है ना। एक का दो हो गया, क्या एक का दो, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है, 1987 में हुआ था, इतना याद है तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो शिखर वार्ता, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1997 में। और स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था भारत में पारित, 1972 में हुआ था। और यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र यूएनईपी पर्यावरण कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था, इसकी स्थापना भी 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन भी 1972, भारत में वन्य जीव संरक्षण ये अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। ठीक है, इस तरह आंसर आपका पहले आ चुका है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, तो बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला है ये प्राण, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है, तत्सम का उदाहरण कौन सा, मत्स्य जो है ये तत्सम का उदाहरण है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन ए क्राइम, क्राइम में जो व्यक्ति दूसरे को मदद करता है उसे क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्लाइस कहा जाता है ना, ऑप्शन सी ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, जो सह अपराधी है ना, अपराध में ये शामिल मदद करता है। अन आर्टिस्टिक्स, अन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, है ना, तो जो बड़े पैमाने पर किया जाता है महान कलाकृति, तो ये क्या हो जाएगा, ओपस कहलाता है ना, ओपस जो है ये महान कलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, मेरे टाइम इशू कारण इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है और 32% की छूट दी जाती है, हानि प्रतिशत कितना होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या यदि ये वाला भी क्या है, इसको हम क्या बताएं कि पहले ये इस टाइप का जब प्रश्न है डायरेक्ट इसको सोल्व करना शुरू करिए, है ना, इसको सोल्व करिएगा, आएगा -383, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें इसका सोल्व कर लेना है, ये क्या है, बरसती 84 है ना, 7 बार में कट रहा है, ये इसका दोगुना कर दिया, जैसे 9 9 81 9 बार में कट रहा है, दोगुना कर दिया, 11 8 88 8 को दोगुना कर दिया, 16, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 और 3 के बीच, है ना, ये फॉर्मूला आपको बताया था, इसको ऊपर इस पर बना लेना, हालांकि वो फॉर्मूला पर है नहीं, ये सिंपल है कि 2 और 3 के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी, तो ये कब आपस में मिलेगी, तो इसको बनाना कैसे मालूम, जो अभिष्ट समय है मिलने वाला, तो वो क्या होता है, टी बजकर, ऐसे लिखना है, टी बजकर कितना 60 टी बट्टा 11, है ना, 60 टी बट्टा 11, तो टी मतलब 2 बज के 60 इंटू टी करना है, 60 टी कितना समय मतलब 2 बजे, 2 बजे के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, बट्टे में 11 कर दीजिए। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। जब 11 करेंगे तो 11 11 से कितना, 11 गुना 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 गुना 10 करेंगे ना तब तो होगा, 11 गुना 11 121 हो जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, 11 गुना 10 110 और 110 120 हो जाएगा, बटे में 11, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला है जो कि आपसे पूछा था कितनी डिग्री कौन बनाती है, ये वाला याद रखना है, 11/2m बराबर 30h और प्लस माइनस ए, यानी कि डिग्री, यहाँ पूछेगा ना कि 2 और 3 के बीच जैसे पूछ देता है कि 3:15 हुआ है, तो घड़ी और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, इस ये फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से मिनट निकाल सकते हैं, घंटा निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, 11/2m यानी मिनट, 30h यानी कि 30h की जगह कितना बजा, अगर 3 बजा तो यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, 16 लड़के या तो 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ सभी काम को करते हैं, तो उसी काम को 4 लड़के और
4 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करना है। ठीक है, इसको जल्दी कैसे बनाना है, तो ये जो इस टाइप का रहेगा ना कि 16 लड़के या तो 12 महिलाएं, या अगर लिखा रहेगा या, तो इसको क्या करना, तीनों को गुना कर दीजिए, 16 गुना 12 गुना 28, और नीचे कैसे क्या लिखना मालूम, जैसे बोला ना कि 4 लड़का और 4 महिलाएं, तो लड़का को गुना कर देना यहाँ क्या, महिला से, ठीक है, और महिला को गुना करना है लड़का से। ठीक है, ये दोनों को जोड़ कर देना है, जैसे लड़का है तो महिला से गुना करिए बच्चों को 48, तो 48 अब प्लस फिर करिए क्या, यहाँ महिला है तो महिला को गुना करिए किससे, उल्टा है एकदम, महिला है तो यहाँ लड़का से गुना कर देंगे, 16 चौके 64। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 4 और 8 कितना हुआ, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए, 4 और 8 क्या हुआ, 12। ठीक है, और बाकी एक और क्या हुआ, 7 और 4 11। ठीक है, अब ये क्या कटे जाएगा, 16 सती बरियोतल से, और 7 से फिर इसको काटेंगे, 28 कट जाएगा, 7 चौक 28, बच्चों का 48, 48 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदीप को यदि सही याद है कि उसका दिल्ली का दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है, उसके मित्र को सही से याद है कि, सही से याद है, मान लो सही से याद है कि प्रदीप दिल्ली जो है ना 10 जुलाई के बाद लेकिन 16 जुलाई से पहले जाएगा, तो किस तिथि को प्रदीप दिल्ली जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए प्रदीप को याद है कि उसका दिल्ली दौरा 12 जुलाई से पहले, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 12 जुलाई, 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद, है ना, 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई से पहले। ठीक है, लेकिन उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप दिल्ली है ना 10 जुलाई के बाद जाएगा, 10 जुलाई के बाद जाएगा, सही से याद है, यानी कि इधर वाला कैंसिल हो गया, अब कहानी खत्म, अब 10 के बाद ही जाएगा, लेकिन 14 जुलाई से पहले, तो 14 जुलाई इधर है तो 14 को मतलब ही नहीं, अब जाएगा कहाँ, बीच में यहाँ बचा क्या, 11 है ना, 11 जुलाई को जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 12 तक याद है और इसको 10 तक याद है, बीच में कौन बचा, तो ये 10 जुलाई के बाद और 12 से पहले, तो 11 बचा, आंसर क्या हुआ 11, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका टेस्ट नंबर होता है, जो खाकी सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट जो शुरू हुआ है, टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट 1, और जो सीरियल टेस्ट में देखेंगे तो 11 ये होता है समाप्त। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कौन सा टेस्ट पहले चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, अधिक से अधिक जिसका आएगा, जैसे आपको क्या हम सभी करवाएंगे, डबल स्टार करवाएंगे, और उसके बाद खान सर का करवा देंगे केजीएस का, और ये आपका खाकी सीरीज है वो भी करवाएंगे, और ज्ञान बिंदु का जो ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है वो भी करवाएंगे। तो कौन सा टेस्ट आप लोग को पहले चाहिए, तो पहले उस अधिक से अधिक जिसका कमेंट आएगा वही टेस्ट हम पहले करवा देंगे, क्योंकि करवाना तो हमको सब है ना, और आप लोगों के लिए करवाना है, तो जो पहले डिमांड अधिक आएगा, आप लोगों को कौन कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा जो कमेंट आएगा वही वाला हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, मुस्कुराना बहुत जरूरी है, मुस्कुराते रहना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा, अगर 2 ही शब्द जीवन में याद रखना है, आपकी ईमानदारी और विनम्रता, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्कार है, सबसे बड़ी चीज़ है, तो विनम्रता और ईमानदारी बनाए रखें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।